पिछले भाग में हमने गांधीवादी धारणाओं और गांधीवादी अवधारणाओं के बारे में मूलभूत बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गांधीवादी धारणाओं की बात करें तो गांधीवादी धारणाएं और विचार में जो है गांधी के जीवन काल में जिस ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया उसका कोई मुकाबला नहीं था। वास्तव में गांधीवाद की परिकल्पना स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तुत नहीं की थी, वरन उनके जो पदचिन्हों पर चलने वाले उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, ये सारी परिकल्पना उनके अनुयायियों की रही। ये विडम्बना ही कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के सानिध्य में रहकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग जो थे उस कठिन डगर पर नहीं चल सके जिस पर गांधी पूरे जीवन भर चलते रहे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ स्वार्थ की परछाई भी अंतरात्मा में निहित होगी वहाँ गांधीवादी विचारों को अपना सकना बहुत ही मुश्किल काम है, या कहें कि ये एक तरह का असंभव, एक असाध्य काम है। गांधीवादी विचार स्वच्छ और मीठे जल से परिपूर्ण उस प्रवाहमान झरने की तरह होते हैं जो सहज और अबाध गति से बहने वाली इस धारा को निर्मल बनाते हैं। गांधीवादियों में कूड़े करकट और गंदगी से परिपूर्ण पोखर और नहीं पोखर और उसमें उनको गंदा करने का प्रयास किया। गांधी विचार सरिता को बांधकर नहरों और उसकी शाखाओं में प्रवाहित करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। उनके अनुयायियों ने गांधी के विचारों के मठों की स्थापना कर दी और खुद इस विचार की तिजारत करने लगे, इससे अलग रहने लगे। इसी कारण एक अहम प्रश्न सामने आया कि गांधीवादी विचार जब भारत में ही पल्लवित नहीं हो पाया तो विश्व में इसके पल्लवन की, इसके प्रस्फुटन की, इसके फैलाव की आशा कैसे की जा सकती है। भारत में गांधीवादी विचारों को लगभग खारिज सा कर दिया गया है। तब उसकी पुनः प्रतिष्ठा, पुनः प्रयोग या प्रासंगिकता की विवेचना निसंदेह बेईमानी सी प्रतीत होती है। निसंदेह वर्तमान परिवेश में गांधीवाद पर अमल करना लगभग असंभव सा लगता है। जो भी गांधी जी के आदर्शों की खाल उड़कर उनके आवरण को लेकर के अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, वे स्वयं गांधी दर्शन से ही अनजान हैं। वे गांधी जी के द्वारा प्रज्वलित ज्योतिर्मयी मशाल के बुझे हुए अवलंब को थामे हुए हैं और मार्गदर्शक की नाटकीय मुद्रा में श्वेत पंखी बुगले से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिनकी सारी एकाग्रता, उनकी निष्ठा, उनका संकल्प अटखेलियाँ करने वाली मछली को भक्षण करने के लिए होती। इन श्वेत पंखी गांधीवादी बगलों ने संपूर्ण देश, मानवता को ही उद्ध्वस्त करने में कभी कोई कमी नहीं की। वे अपने आचरण, विश्वास, व्यवहार से कभी गांधी के सही अनुयायी, सच्चे अनुयायी कदापि हो ही नहीं सके, बल्कि उसमें दिखावा और दम भी रह गया। स्पष्ट है कि इन अनुयायियों में महात्मा गांधी के जो है मज़ार में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भले ही शपथ लेते हैं, लेकिन उन्हें मगरमच्छ के आंसू से अधिक नहीं माना जा सकता। इन सभी विद्रूपताओं, गांधी दर्शन को विकृत स्वरूप में प्रतिपादित करने के बाद भी महात्मा गांधी को वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक मानने से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। उनके विचार अब भी भारत और विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। वस्तुतः गांधी दर्शन एक गतिमय विचार का स्वरूप है। वह उस विद्युत संवेग की तरह है जिसको समय के अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल विचार तो पदार्थ की तरह है जिसे निजी आवश्यकता के अनुरूप बर्ताव किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी की न्यासधारिता की अवधारणा कभी व्यवहार की कसौटी पर साकार रूप ग्रहण नहीं कर सकी और शायद साकार हो भी न सके, लेकिन उसमें जो निहित उदार चेतना और मानवीय गरिमा का जो दिशा निर्देश दिया गया है वह समाज की आदर्श स्थिति की कल्पना को प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। यह विचार मिल मालिकों को जहाँ दायित्व बोध कराता है, वहीं श्रमिकों में घृणा की अपेक्षा सद्भाव और अपनत्व के बीज बोने की कोशिश भी करता है। तो ये कहा जा सकता है कि गांधी दर्शन और विचार को अमल में लाना इसलिए कठिन है कि मनुष्य की पतनशील प्रवृत्तियां उसे असंभव कर देती हैं। गांधीवादी विचार व्यवहारिक है, जो मनुष्य की भावना को स्वीकार करता है। वह उसकी उच्चता और श्रेष्ठ वैचारिक क्षमता में विश्वास रखता है।
संभवतः इसी कारण महात्मा गांधी ने वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय की नीति को आत्मसात किया और समाज के स्थान पर व्यक्ति को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य के सुधरने पर समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। यद्यपि गांधीवाद का यह निर्धारित लक्ष्य कठिन अवश्य है, परंतु असंभव बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म साधना ने सदियों पूर्व इस धरती पर मानवीय गरिमा का उदात्त परिकल्पना को साकार किया। गांधी जी अपने विचारों को धर्म, आस्था और संस्कारों के महत्व की कड़ी से जोड़ते हैं, क्योंकि ये वही घटक हैं जो व्यक्ति के आत्म रूप को उद्घाटित करते हैं। भारतीय संस्कृति की मूल चेतना भी यही है। स्वतंत्र भारत में गांधीवादी दर्शन के समन्वय भाव की उपेक्षा की जाने लगी। उनके स्वदेशी चिंतन को भुला दिया गया। सादा जीवन उच्च विचार की मर्यादा को त्याग दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान भारत भोगवाद के मार्ग पर आगे चलता हुआ वर्ण और जाति के संघर्ष की अंधेरी गुफा की ओर बढ़ता चला गया। मानवीय श्रम की गरिमा और स्वदेशी के मोह से व्यक्त होकर वह हाथ ही मलता रह गया। अवमूल्यन की अंतहीन श्रृंखला, विश्वास और आस्था से विहीन, टूटा और बिखरा हुआ असहिष्णु समाज, तनाव, शत्रांश और घुटन ने परिपूर्ण आकाश हमारी नियति हो गई। राजनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति से नीति शब्द भाव विलुप्त हो गए। आतंक, हिंसा, अपहरण, जालसाजी, झूठ, फरेब, तस्करी, भ्रष्टाचार और झूठ बोलना या असत्य आचरण करने का बोलबाला सहज होने लगा और ये हमारे समाज के राज रोग हो गए। भोगवाद की दम घोटू दौड़ ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया है। साध्य और साधनों की निहित पवित्रता भुला दी गई है, जिसके भीषण परिणामों को पूरी मानव समुदाय सभ्यता झेल रही है। यह सत्य भी है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम जो है पथभ्रष्ट हो गए हैं। आस्था की बैसाखी कुंठाओं के अंधकूप में खो गई है, लेकिन अपने खोखले अहम में डूबे हम प्रकाश को नकारते, बुझी मशाल लेकर अंधेरे को चुनौती देते लक्ष्यहीन की तरह अग्रसर हो गए हैं। न मंजिल का पता है, न दिशा का ज्ञान है। हम डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और परिस्थितियों की उंगली पकड़कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गांधीवादी धारणा, विचार और दर्शन कम से कम हमें अपनी ज़मीन से जोड़ पाते हैं, जो पिछले 4 दशक से 5 पाँव के नीचे से खिसक गई है। कोई भी पेड़ अपनी ज़मीन से उखड़कर पनप नहीं सकता। हम भी पनप नहीं पा रहे हैं। यदि हमें अपने जीवन काल से ही समस्त मर्यादा, मूल्य, सामाजिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, मानवीय गरिमा को पूर्णतः ध्वस्त होते नहीं देखना चाहते, तब हमें महात्मा गांधी के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि हम गांधीवादी दर्शन और उसके विचार की बात करें तो निसंदेह गांधी ने किसी भी संप्रदाय की स्थापना नहीं की और न ही कोई सिद्धांत प्रतिपादित किए, बल्कि उनके संभाषणों, उनकी व्यवहारिक क्रियाओं में जो भी दर्शन के तत्व प्रकट हुए उन्हें ही गांधीवाद कहा जाने लगा। वस्तुतः गांधी जी ऐसे समय पर इस धरा पर अवतरित हुए कि जबकि राष्ट्रीय आंदोलन शक्ति अर्जित कर रहा था, लेकिन गांधी जी के पदार्पण ने उसके रूप और दिशा को ही बदल दिया। ब्रिटिश शासन से व्यक्ति भयभीत थे। वे इतने डरे हुए थे कि उसका सामना करने का साहस तक नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि इस समय हमको कई और क्रांतिकारी देशभक्त दिखते हैं और इसी क्रम में तिलक ने भी कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा भी उद्घोष उन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे वो आम व्यक्तियों के हृदय में वह जोश उत्पन्न नहीं कर पाए जैसी उस समय की आवश्यकता थी। उस समय गांधी जी ही व्यक्तियों का भय दूर कर शक्ति का संचार करने में सफल रहे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जन सचेतकों के विश्वास को जो चोट पहुंचाई कि राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल गई। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का जो मार्ग अपनाया, उसके अंतिम परिणाम के रूप में भारतीय स्वतंत्रता प्रकट हुई, जो मूलतः 1947 के गांधी जी के नए कार्यक्रम, नए आदर्शों
और नए सिद्धांतों की देन कही जा सकती है। इन आदर्शों का केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। गांधी जी के आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर विभिन्न विचारधाराओं, विचारों और दर्शनों की छाप दिखाई देती है। टॉल्स्टॉय, थोरो से इन्होंने समानतावाद, सरलता और वैराग्य संबंधी विचार ग्रहण किए तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर क्रपोटकिन का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि गीता और उपनिषदों की छाप भी गांधी के विचारों पर दिखाई देती है। गांधी जी के विचारों की किसी निश्चित योजना में विश्वास नहीं रखते हैं। इसी कारण इनके विचार और सिद्धांत उनके सामान्य जीवन दर्शन का एक अपरिहार्य अंग भी रहा है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि गांधी जी के आर्थिक विचारों की यदि व्याख्या करनी होती है तो इस संबंध में गांधी जी ने जो कुछ भी किया, कहा, उसी से गांधी जी की आर्थिक विचारधारा भी निर्मित होती है। वस्तुतः गांधी जी की सामाजिक और राजनीतिक चिंतन उनकी आर्थिक धारणाओं से प्रभावित रहा है, जो सत्य, अहिंसा, श्रम की गहनता और सरलता के मूल तत्वों पर आधारित है। इन्हें विभिन्न भागों में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसी क्रम में सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग और आवश्यक अंग रही। इस सिद्धांत में हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का सार निहित है, जिसे इन्होंने राष्ट्रीय हित में अपनाया और व्यवहारिक आदर्शवादी होने के कारण गांधी जी ने इसे आधुनिक सभ्यता के दोषों का उपचार भी माना। उनका मानना था कि सुख और संतुष्टि दो मानसिक परिस्थितियां हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताओं की वृद्धि की असीमित संभावनाएं हैं और यही दुख और असंतोष का कारण भी है। गांधी जी के शब्दों में हम देखते हैं कि मस्तिष्क एक व्याकुल पंछी की तरह होता है, जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक यह और चाहता है, और लेकिन उसके बावजूद भी यह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे विचारों को सीमित करने की चेष्टा भी की थी। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि आधुनिक उद्योगवाद मानवीय मान्यताओं को त्याग कर मानव में आवश्यकताओं की वृद्धि और भौतिक श्री को अर्जित करने की इच्छा जागृत करता है। अतः संसार में वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे। इसी क्रम में गांधी जी के एक नए सिद्धांत न्यायस्थापिता की बात करें तो गांधी जी विभिन्न प्रकार की विषमताओं के निराकरण के हिमायती थे, उनके पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने निस्वार्थ सेवा और अपरिग्रह के नैतिक आदर्शों को महत्वपूर्ण माना है। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भारत में प्रचलित उत्तराधिकार की प्रथा से यदि किसी व्यक्ति को बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है या व्यापार और उद्योगों के लाभ से बड़ी मात्रा में धन संचय हो जाता है, तब समस्त संपत्ति उसकी स्वयं की नहीं बल्कि समाज की है, और संचयकर्ता उतनी ही संपत्ति का अधिकारी है जो उसके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, और उससे अधिक उसको नहीं रखना चाहिए, जैसा कि करोड़ों व्यक्ति को प्राप्त है। यद्यपि महात्मा गांधी ने पूंजीपति की तुलना डाकू से की, जो दूसरे के परिश्रम से अर्जित धन को लूट ले जाता है, फिर भी वे शक्ति और हिंसा से इन्हें समाप्त करने के पक्ष में कदापि नहीं रहे, बल्कि उनकी मान्यता ये थी कि समाज में धनी व्यक्तियों का निसंदेह महत्व है, इसीलिए वे पूंजीपतियों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार करने के पक्ष में रहे हैं। गांधी जी ने पूंजीपतियों को समाज का न्यासधारी माना है, ट्रस्टी माना है, और उनकी अर्जित संपत्ति समाज की मानी है, और उसका उपयोग निजी हित में नहीं बल्कि सामाजिक हित में होना चाहिए। गांधी जी की धारणा थी कि पूंजीपतियों को यह समझा देने या और उनके द्वारा इसे व्यवहार में करने के दो तरफा लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि श्रमिक पूंजीपतियों को अपना हितैषी समझने लगेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि भू स्वामित्व की वितरण की असमानता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। एक खातेदार या न्यासधारी का जो दृष्टि है उसका जनता के अलावा कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि खातेदारी एक तरह का साधन है जिसकी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित समाज को समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदला जा सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव को सदैव ही सुधारा जा सकता है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत इस आधारभूत तथ्य पर निर्भर है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के परिश्रम की अनिवार्यता प्रतिपादित करता है और उसके लिए एक निर्वाह योग्य न्यूनतम साधन की कामना करता है। तो दूसरी ओर अधिकतम आय
की एक सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव करता है। न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच जो अंतर हो उसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है, और इस अंतर को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए आय की सीमा निर्धारण में समय के अनुसार परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। महात्मा गांधी औद्योगिकरण के ऊपर भी अपने विचार रखते हैं, बात रखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत की विशाल जनशक्ति को कार्यरत रखने के लिए औद्योगिकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इसी कारण महात्मा गांधी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका ये मानना था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर और चरित्र के पूर्ण विकास के लिए व्यक्तिगत शक्तियों के संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता अनिवार्य होती है। गांधी जी के अनुसार मशीन और यंत्रों का उपयोग मनुष्य को आलसी बना देता है और हिंसा का विस्तार होता है। इसलिए गांधी जी हमेशा ही विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को मान्यता देते रहे, समर्थन देते रहे। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था में श्रमिक स्वयं अपने परिश्रम का स्वामी होगा और श्रमिकों के शोषण और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। भारत जैसे बहुल जनसंख्या वाले राष्ट्र में उपलब्ध श्रम शक्ति को कार्य पर लगाने के लिए उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है जो श्रम गहन तकनीक पर आधारित हो। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं रहा कि वे किसी भी प्रकार से मशीनों के उपयोग को नहीं चाहते थे, बल्कि वे स्वयं कहते थे कि मैं समय और परिश्रम की बचत करना चाहता हूँ, लेकिन मानव जाति के बहुत थोड़े भाग के लिए नहीं, सभी के लिए। आज मशीन केवल थोड़े से लोगों को करोड़ों व्यक्तियों की पीठ पर चढ़ाने में या चढ़ने में सहायता करती है। इसलिए गांधी जी इस तरह की नीतियों का विरोध करते थे। गांधी जी के जीवन का मूल सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत था, और इसी कारण वे इस संगठन अथवा कार्य के विरुद्ध भी थे जो हिंसा पर आधारित होता है। गांधी जी केंद्रीय अर्थव्यवस्था के विरुद्ध भी थे, क्योंकि उनके विचार थे उसकी नींव हिंसा पर रखी गई होती है। इस तरह वे भारत में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे। उत्पादन को अनेक स्थानों पर छोटे छोटे पैमानों पर चालू किया जाए, अर्थात घरों में छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की जाए, लघु उद्योगों की तरह, कुटीर उद्योगों की तरह। गांधी जी ने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जीवन रक्त है। गांधी जी स्वशासन प्रणाली पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उसमें उपभोग और वितरण के साथ साथ उत्पादन होता था, और उसमें मौद्रिक अर्थव्यवस्था का कुचक्र भी नहीं था। उत्पादन विदेशी बाजारों के लिए न होकर तुरंत उपभोग के लिए किया जाता था, और समाज का संपूर्ण ढांचा अहिंसा पर आधारित था। इसलिए भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में विकेंद्रीकरण एक सर्वोत्तम विधि हो सकती थी, जैसा गांधी जी कहते थे। इसके अलावा गांधी जी सर्वोदय संबंधी विचार भी प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ग्रामीण सर्वोदय गांधी जी की महान आदर्श की कल्पना थी। इस आधार पर वे प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, और समृद्धशाली कृषि, विकेंद्रित उद्योग और छोटे पैमाने के सहकारी संगठन की आकांक्षा भी रखते थे। उनका मानना था कि वास्तविक भारत शहरों में ना होकर के गाँव में होता है, और भारतीय ग्राम गोबर के ढेर में बने हुए अस्वच्छ मकानों के समूह के जैसे होते हैं। वे चाहते थे कि प्रत्येक ग्राम स्वावलंबी गणतंत्र में परिवर्तित हो जाए। ग्रामीण सर्वोदय से उनका मतलब था कि एक ऐसे आदर्श ग्राम की स्थापना हो जिसमें कुछ विशिष्टताएं हों, जैसे ग्राम का ढांचा व्यवस्थित हो, ग्राम भोजन और कपड़े के लिए स्वावलंबी हो, ग्रामीण सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, ग्रामीण वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो, ग्रामीण गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित किया जाए, ग्रामीण प्रशासन और व्यवस्था पंचायतों के द्वारा की जाए, ग्रामीण पंचायतों को न्यायिक, कार्यकारी और विधान संबंधी अधिकार होने चाहिए, और प्रत्येक ग्राम में देखभाल करने वालों का एक दल होना चाहिए, तथा जाति प्रथा का भी अंत गांधी ऐसे आदर्श ग्राम में मानते हैं। यदि हम लोग गांधीवादी समाजवाद की बात करें तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए न तो पूंजीवाद के पक्ष में थे और न ही साम्यवाद के पक्ष में। उन्होंने हमेशा ही मनुष्य को प्राथमिक महत्व दिया है। उनकी समाजवादी व्यवस्था में विदेशी व्यापार को जहां महत्वहीन माना है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति की समानता को भी विशिष्ट महत्व प्रदान किया है।
समाजवादी व्यवस्था में मनुष्य राज्य के लिए जीवित रहते हैं, जबकि महात्मा गांधी के अनुसार राज्य जन कल्याण का एक साधन है जो मानवीय सुख और समृद्धि में सहायक होता है। गांधीवादी समाजवाद में नैतिकता और असहयोग का विशेष महत्व होता है, जबकि समाजवाद में राज्य के द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन बेहद आवश्यक होता है। स्पष्ट है कि गांधीवादी समाजवाद में व्यक्ति की नैतिक शक्ति प्रधान है और राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। निसंदेह व्यवस्थापन के लिए गांधीवादी समाजवाद के नियम निर्मित किए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन ऐच्छिक होता है और इस प्रणाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का पारस्परिक सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधीवादी प्रणाली नैतिक और आध्यात्मिक तथ्यों या कहें सत्य और अहिंसा विचारों की स्वतंत्र